गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में डेली करंट अफेयर की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, तो डेली की डेली करंट अफेयर आपको मिल रही है बेटा, और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी अपडेट्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, है ना। एडमिट कार्ड से रिलेटेड, चाहे आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, या जो भी छोटी बड़ी बड़ी छोटी जो भी अपडेट्स आएगी वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, वो सबसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो भी लगातार टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बेटा तुरंत ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट डिफेंस एकेडमी, है ना। टेलीग्राम पे जाओगे, टारगेट डिफेंस एकेडमी को सर्च करोगे, मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल को समझ सकते हो, है ना। चलिए, तो जो भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर रेगुलर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ समिट ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड इन। भाई, बिम्स्टेक की समिट हो रही है ना। और मोदी जी 2 दिवसीय दौरा करने के लिए निकल गए हैं, और उसी दौरान वो बिम्स्टेक समिट को भी में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिम्स्टेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, क्यों, मोदी जी चले गए हैं। तो ये कहाँ हुई, थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और वहाँ पे ये समिट हुई, है ना, इसे याद रखिएगा। और बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल ऑफ, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे याद रखिएगा। 1997 में ये फॉर्म हुआ था। कब बेटा फॉर्म हुआ था, 1997 में। इसमें कुल मेंबर्स कितने बेटा, इसमें मेंबर्स आपके हैं 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं बेटा, 7 मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया तो है ही, है ना, भूटान ठीक है, म्यांमार है ना, इंडिया भूटान 1 2 3, है ना, थाईलैंड थाईलैंड गए मोदी जी, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर तो ये हो गए। इसके अलावा आपका इंडोनेशिया, है ना। तो टोटल इसमें 7 मेंबर्स है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आप सोच रहे होंगे बना तो ये 1997 में था, तो हर साल इसकी मीटिंग होनी चाहिए। नहीं, इसकी शिखर सम्मेलन या समिट हर साल नहीं होती है ना। इसका ये 6th समिट है ना। इसका पहला समिट बेटा 2004 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था, है ना, वो फर्स्ट समिट 2004 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था बेटा, वो भी थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। और अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही समिट हुआ है, 2008 वाला, ठीक है। 2008 वाला इंडिया में हुआ। फिर बेटा 2014 ये हुआ। 2014 के बाद 2018 और 2022, और अब सीधे सीधे 25 आ गया है ना। 2014 की बेटा अगर हम बात करें तो ये म्यांमार में हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आपका 18 वाला नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ बेटा, नेपाल में। 22 वाला श्रीलंका में हुआ। तो हर साल अलग अलग देशों में होता है ये समिट, इसे ध्यान रखिएगा। खास बात क्या है, देखो, ये समिट हर साल नहीं होता है, ठीक। और इस बार ये कहाँ पर हुआ, थाईलैंड में। और अभी आजकल अगर देखा जाए तो म्यांमार में भूकंप के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, थाईलैंड में भी इसके झटके महसूस हुए हैं। तो उसके चलते काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आज के टाइम में बिम्स्टेक समिट। तो इसे याद रखिएगा, बिम्स्टेक समिट कहाँ पर हो रही है, थाईलैंड में, ठीक है। मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर है, पहले थाईलैंड जाएंगे, फिर श्रीलंका जाएंगे, फिर वापस इंडिया आ जाएंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हु प्रेजेंट द वफ अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। तो देखो बेटा, वफ अमेंडमेंट बिल लोकसभा से तो पास हो गया है, ठीक है। देखो कोई भी बिल या कोई भी कानून, एक्ट, कानून कब बनता है? जब वो दोनों हाउस से पास हो जाता है। तो लोकसभा से तो ये पास हो गया है, अब इसको दूसरे हाउस राज्यसभा में जाना है, फिर प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी। अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो ये कानून पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 288 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और 232 लोगों ने इसके फेवर में वोट नहीं किया। सॉरी, 32 नहीं, 33, नंबर्स थोड़े से मिस हो जाते हैं, ठीक। तो ये बिल पास हो चुका है लोकसभा से। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किसने किया था, है ना? अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, कायरन रिजिजू और जगदम्बिका पाल। तो भैया जो जेपीसी बनी थी, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो तो जगदम्बिका पाल जी थे, ठीक है। लेकिन अगर बिल को प्रेजेंट करने की बात आए तो इसको कायरन रिजिजू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी है और इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया और लोकसभा से बिल पास हो गया। अब देखना है कि राज्यसभा से होगा कि नहीं होगा। आई थिंक कि राज्यसभा से ही पास हो ही जाएगा, लेट्स सी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्फ अमेंडमेंट बिल काफी टाइम से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिसेंटली रेजोल्यूशन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल पास इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। हाल फिलहाल में किस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए का निर्णय लिया गया है? रेजोल्यूशन पास हो गया है। तो भैया ये रेजोल्यूशन पास हुआ है मणिपुर के लिए। भाई मणिपुर में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? प्रेसिडेंट रूल। देखो इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी क्या बात करते हैं बेटा? इमरजेंसी। तो भैया 3 तरह की इमरजेंसी की आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को डिस्क्राइब करता है ना, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। क्या किसको बताता है बेटा? फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। और याद रखिएगा इंडिया में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है ना। तो याद रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी बेटा? 0 बार, है ना। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है। अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी, है ना। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 ये बताता है ना। आर्टिकल 356 यहाँ पे इम्पोज होगा और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगने वाला है बेटा? मणिपुर में, है ना। अब देखो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार इंडिया में कहाँ कहाँ लगा? यूपी और पंजाब में, याद रखना, ठीक है। मणिपुर इसमें अब नंबर 1 पे आ गया है, इसमें 10वीं बार लग गया है ना। मणिपुर राष्ट्रपति शासन के मामले में अब नंबर 1 पे आ गया है, 10वीं बार लग गया है। और अगर मेन इंडिया में बात करें तो यूपी और पंजाब में 9 बार लगा है। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लग चुका बेटा, 10 बार, इसे ध्यान रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है अपना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे? देखो वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे हर साल 2 अप्रैल को हम मनाते हैं बेटा। और इसकी थीम क्या है? देखो ये एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर होता है जो ब्रेन से रिलेट करता है। और इसे ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या है, थोड़ा सा याद रखने वाली, एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, ये इस साल की थीम है, ठीक, एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और हर साल वर्ल्ड ऑस्टिज्म डे हम कब मनाते हैं बेटा? 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल को हम मनाते हैं ताकि हम इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों को मिल जाए, जिससे इसका इलाज संभव हो सके, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी बेटा, एडमिशन ओपन हो चुके हैं हमारे NDA 2 टारगेट बैच के लिए।
और जिन जिन बच्चों को भी NDA 2 के टारगेट बैच को ज्वाइन करना है तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑफलाइन भी हो रहे हैं। 15 अप्रैल से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को इन बैचेस को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है जो नीचे लिख के आ रहा है। इस बैचेस के फीचर्स क्या है ना, सैनिक स्कूल के टीचर आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर मॉक होगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस सब आपको मिलेंगी और टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी। तो जिन भी बच्चों को इस तरह के क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को करने में इंटरेस्ट है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकता है और अपने इंक्वायरीज जनरेट कर सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री? तो भैया कॉमनवेल्थ कंट्री की सबसे पहली अफ्रीकन विमेन सेक्रेटरी कौन बनी? तो शर्ली बॉस्वे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने पेट्रिशिया स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया। फर्स्ट इंडियन कौन थे? कमलेश शर्मा थे, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, दैट इज कमलेश शर्मा। और अभी जो बनी है वो शर्ले बॉस्वे बनी है। ये पहली महिला नहीं लेकिन अफ्रीकन मूल की महिला है, इसे याद रखिएगा। देखिए ये इनकी पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो पेट्रिशिया स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया। ये ब्रिटेन से थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपका अगर याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। चलो हाँ, अब आते हैं थोड़े से जीके बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय, है ना, दो से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट बनाने का जो भी बोल सकते हैं स्टैब्लिश करने का पावर होती है किसके बाद? लॉ पास बाय पार्लियामेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये होता है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पार्लियामेंट और इन सब के पास नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? भाई देखो, बाई कैमरलिज्म, दो सदन, है ना, हमारे पार्लियामेंट में तो है ना बेटा, पार्लियामेंट में तो हमारे पास दो सदन है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, है ना। ठीक, लेकिन हम अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में बाई कैमरिज्म हर स्टेट में नहीं है ना। बाई कैमरिज्म हर स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सिर्फ हमारे पास ऐसे 6 स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें से कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र है, केरला के पास नहीं है। तो बचा और 3 कौन से? एक यूपी, दूसरा बिहार और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल मिला के आपके 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, याद रखिएगा। पहले जम्मू कश्मीर में भी होती थी बट अभी वो हट गई है ना। पुरानी बुक्स में आपको जम्मू कश्मीर हो सकता है दिया हो, ठीक है, लेकिन यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, है ना, 3 इधर ये है, 3 ऊपर है। टोटल हमारे पास ऐसे 6 स्टेट है जहां पे बाई कैडमिज्म है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल से आपके पेपर में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा हाउस है जो खत्म किया जा सकता है बट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। तो वो आपका है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत बार पेपरों में आया है, इसे याद रखना, भूलना नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 5 ईयर प्लान, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो 5 ईयर प्लान बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू करने का काम किसने किया था? भाई प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, भाई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन बेटा कब बना था? 1950 में। और प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया बेटा? नीति आयोग ने। जब 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बना था, इसका मेन काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, भारत के डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए 5 ईयर प्लान शुरू करना। तो भैया 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, है ना। तो ये इसका मेन गोल था, भारत की ग्रोथ पर फोकस करना। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, है ना, और ये बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं चल पाई। भारत में सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
हाँ, अब पंचवर्षीय योजना में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, है ना। भारत में इंडियन प्लानिंग का मेन आर्किटेक्ट कौन है, तो वो है पीसी मोनोबोलिस, प्रशांता चंद्र मोनोबोलिस, याद रखिएगा। पीसी मोनोबोलिस ने इंडियन प्लानिंग को एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर डेवलप किया, पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाया, और आज के टाइम में आप जो पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान वॉज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल बाय द जनता पार्टी, है ना। हुआ क्या था, इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी के बाद 78 में, ठीक है, सरकार गिर गई कांग्रेस की, और जनता पार्टी की सरकार बन गई। आजकल मूवी इमरजेंसी आई हुई है, तो इस वजह से क्वेश्चन भी न्यूज में आ सकता है ना। तो देखो, इमरजेंसी के टाइम में हमारा 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, और जो कि सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान कभी पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, उसको रोक दिया गया और रोलिंग प्लान चालू हो गए। ठीक है, अब देखते हैं 5 ईयर प्लान का एक ओवरऑल समरी, जिससे आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना पे हमने किस चीज पे फोकस किया बेटा, एग्रीकल्चर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने किसे फोकस किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 1951 से 56 चली, दूसरी चली 56 से 61। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 चली, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सफिशिएंसी इन इकोनॉमी, है ना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 के बीच चला, है ना, और इसमें सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हुई। 5th 5 ईयर प्लान जो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और साथ ही साथ भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इसी साल में हुआ। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, है ना। 2 साल रोलिंग प्लान चला, 78 और 79 और 80, फिर 80 में फिर 6th 5 ईयर प्लान आ गया, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फिर 85 से 90 के बीच में 7 चला, मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। 8th 5 ईयर प्लान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई। 9th 5 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। 10th में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स। और जो 12th और लास्ट प्लान था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इंडिया में कुल मिलाकर 12 5 ईयर प्लान चले। तो पूछा जाता कितने 5 ईयर प्लान है बेटा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 5 ईयर प्लान को बनाने वाली संस्था थी नीति आपका प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन को बेटा किसने रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग ने। नीति आयोग आज के टाइम में इंडिया में प्लानिंग का काम करती है, इसे ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये याद रखिएगा। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख के बताओ, है ना। तो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन जय हिंद, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा कि ये अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट को ध्यान रखिएगा। नए बैचेस के एडमिशन्स चालू हो गए हैं। आप में से जिसको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 15 तारीख से ये बैचेस चालू हो रहे हैं, है ना, 15 अप्रैल से। और जिन भी बच्चों को इस बैच में इंटरेस्ट है वो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इनके जो भी फीचर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको अगर नए बैचेस ज्वाइन करने हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑनलाइन बैचेस भी है। एनडीए के एग्जाम के बाद ये बैचेस शुरू होंगे। ओके बच्चों, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।